हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बता रहे थे, जिसमें हम आपको लोगों को सारी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बता चुके हैं, लेकिन और बताना है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मैं चार बताया हूँ, इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो इन चारों में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक एनालिसिस करनी पड़ती है जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं उन दोनों को मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले इन चारों में जो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जो काम आता है, जो हमारा मेन है फंडामेंटल एनालिसिस। आज हमारा टॉपिक यही है और हमें आज इसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये होता क्या है, क्या करते हैं, क्या होता है। तो आइए जानते हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड यूज टू फाइंड द ट्रू वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बता देता हूँ मैं आपको पहले क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू ये चीज़ होती है कि आपको ऐसी वैल्यू किसी भी स्टॉक का बता देगा कि वो सही समय पे कौन सी अच्छी खरीदते वक्त सही समय क्या है। मतलब किसी भी स्टॉक को सही समय पे खरीदने की वैल्यू को ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड यूज टू फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। एक स्टॉक्स की सबसे अच्छी वैल्यू को खोजने को ही फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं स्टॉक मार्केट में। इट हेल्प्स इन्वेस्टर एंड अंडररेटेड वेदर स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और फेलियर रिस्क। अंडर वैल्यूड का मतलब ये होता है क्या वो अपने क्षमता से ज़्यादा नीचे है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है वो अपनी क्षमता से ज़्यादा ऊपर है। और फेलियर प्राइस मतलब वो अपने हिसाब से चल रही है। जैसे समझ लीजिए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी सब्जी हो गई, टमाटर हो गया। जैसे टमाटर मतलब मेन एग्जांपल के तौर पे समझिए 10 रुपये पे चल रहा है, तो वो हो गई उसकी फेयरली प्राइस्ड। कभी समझ लीजिए जैसे कि किसी के आसपास एक ही दुकान है, तो उसका मतलब डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो ओवर वैल्यूड हो जाती है। जैसे कोई एक ही दुकान खुली है और सब लोग वहीं से खरीद रहे हैं टमाटर, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। भले उसकी वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन वो उस दिन कितने का बिकेगा, 15 रुपये का बिकेगा। तो ये होता है ओवर वैल्यूड। और अंडर वैल्यूड क्या होता है, जैसे समझ लीजिए टमाटर धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, तो उसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड आ गई, मतलब 5 रुपये का बिक रहा है, इसको कहते हैं अंडर वैल्यूड। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि फंडामेंटल एनालिसिस मीन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन और इंट्रिंसिक वैल्यू, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, फेयरली प्राइस्ड, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि मेन स्टेप्स इन फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द कंपनी बिजनेस मॉडल। सबसे पहले हमें कोई कंपनी को जानना पड़ेगा कि जैसे भी हम किसी भी स्टॉक में पैसा डालते हैं, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि वो स्टॉक्स क्या है। सबसे पहले हम कोई भी बाज़ार जाते हैं तो हम लोग क्या ढूंढ जाते हैं कि हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, या फिर हम लोग क्या चीज़ लेंगे, सब्जी लेंगे, कुछ लेंगे, क्या लेंगे, कपड़े लेंगे, जूते लेंगे, क्या लेंगे। उसी प्रकार सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में जानना पड़ता है, अंडरस्टैंड द कंपनी। तो उसमें आप लोग जानिए कि व्हाट डज़ द कंपनी डू, आपका कंपनी करती क्या है, और व्हाट आर देयर कंपटीटर्स, और उसके कंपटीटर्स क्या हैं। जैसे कि समझ लीजिए जूते हमें ख़रीदने हैं या फिर जूते की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो एडिडास भी बनाती है, नाइकी भी बनाती है। आपको एडिडास में अगर इन्वेस्ट करना है तो एडिडास तो आपके पास आई, उसके कंपटीटर्स कौन कौन से हो गए, स्केचर्स हो गया, आपका नाइकी हो गया, बहुत सारी ब्रांड है जो आपके जूते बनाए। तो आपको कंपटीटर्स के बारे में पड़े, डज द इंडस्ट्री हैव ग्रोथ पोटेंशियल, और आपको ये जानना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस कंपनी का ग्रोथ है कि नहीं है, कि मतलब आने वाले समय में ये आगे बढ़ेगी, आपके इन्वेस्ट करने के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो पहला होता है मैनेजमेंट, हाउ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी आर द लीडर्स। तो उस पहले मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आपका लीडर्स मतलब जो उसका सीईओ है, उसका फाउंडर है, उसका मैनेजमेंट डायरेक्टर है और एमडी है, क्या ये लोग अच्छे हैं, इनके अंदर ग्रोथ है, इनके अंदर आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, और ये लोग अच्छे लीडर्स हैं कि नहीं। तो ये होता है मैनेजमेंट का। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ, इज़ द सेक्टर ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। इंडस्ट्री ग्रोथ का मतलब यही है कि क्या ये आने वाले समय में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि ये आने वाले समय में इस चीज़ का मतलब, जैसे आप जूता लेने जा रहे हैं, जूते का यूज़ तो हमेशा होता रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसका यूज़ धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। जैसे कि पहले एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूँ, पहले आप लोग देखते थे कि हमेशा लोगों के घरों में पंखे चलते रहते थे, और वो भी वो वाले जो स्विच ऑन ऑफ रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही, देख ले हैं आप लोग कि ऑटोमेटिक पंखे आ रहे हैं। मतलब आप लोग अपने फ़ोन के ज़रिए से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो ये हो गई कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब वो आगे चलने वाले समय में आपको काम आएगा कि या फिर वो बंद हो जाएगी कंपनी। तीसरा हो गया कम्पिटिटिव एडवांटेजेस,
जिसे कहते हैं मोट, ब्रांड वैल्यू, पेशेंस, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, लॉयल कस्टमर्स। क्या आपको पूरी कंपनी के बारे में ये जानना पड़ेगा कि इनके पास कितने कस्टमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका अच्छा है कि नहीं है, इनकी ब्रांड वैल्यू क्या है, और बहुत सारी चीज़ें। ये होता है हमारा आपका कंपटीटिव एडवांटेज, जो कि आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो धीरे धीरे पहले आपको जानना पड़ेगा कंपनी क्या करती है और उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये हो गए आपके फंडामेंटल्स के मेन 2 पॉइंट्स। आगे आपके पॉइंट्स जानने के लिए देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले मैं आपको बताया क्वालिटेटिव एनालिसिस, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले हम जानते हैं इसका पहला इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब यही होता है कि क्या उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कितना है, फाइनेंशियल रिजल्ट कितना है, ईयरली रिजल्ट कितना है, 6 महीने का कितना है, क्या वो प्रॉफिट दे रही है या फिर लॉस में जा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, आर सेल्स इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर, क्या उसने अपना प्रोडक्ट्स साल भर साल बढ़ता जा रहा है या फिर लोग कम खरीद रहे हैं, कि लोगों का उनमें इंटरेस्ट खत्म हो गया। जैसे सेल हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, तभी तो ग्रोथ होगी, तभी आपका पैसा बचेगा। और दूसरा क्या, बैलेंस शीट आपको जाननी पड़ेगी, क्या कंपनी के ऊपर कोई डेट उठ तो नहीं है, उनके पास एसेट्स कितने हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, उनके पास कैश कितना फ्लो हो रहा है, मतलब उनके पास ऑन टाइम कैश कितना है, और उनके ऊपर कोई डेथ हो तो नहीं है, मतलब डेट का मतलब ये हो गया उनके ऊपर कोई उधार तो नहीं है, और उनके पास लाइबिलिटीज़ है कि नहीं है, कि मतलब उनके सेक्टर्स कितने हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब उनकी लोगों से पहचान कितनी अच्छी है। तो ये हो गया आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो अब मैं बताता हूँ आपको की रेशियोज़ टू चेक। तो बहुत सारे की रेशियोज़ होते हैं किसी भी कंपनीज़ को इन्वेस्ट करने के पहले, तो वो सब आप देख लिया करिए। जैसे कि पहला हो गया ईपीएस। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब वो एक शेयर पे कितना रुपये अर्न होगा। प्रॉफिट अर्न पर शेयर मतलब जैसे आपने समझ लीजिए 10 रुपये के हिसाब से कोई ये शेयर खरीद लिया है, तो अगर वो 11 रुपये होगा तो आपको 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट होगा। दूसरा होता है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। पी रेशियो और पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज। तो इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल के एक नई वीडियो में बताऊँगा जिसमें मैं सिर्फ पी और पीबी रेशियो के बारे में ही बताऊँगा। टेल इफ स्टॉक इज चीप और एक्सपेंसिव कंपेयर टू अर्निंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या उसकी वैल्यू ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये सेम पे चल रही, क्या वो स्टॉक चीप है या एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अर्निंग्स, मतलब जितना वो स्टॉक कमा रहा है उस हिसाब से उसकी प्राइस कितनी है, इसी को कहते हैं पी रेशियो। और डिविडेंड यील्ड के हाउ मच रिटर्न कंपनी गिव्स एज डिविडेंड, और डिविडेंड के बारे में भी जानना पड़ता है कि आप हर साल कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। रिटर्न पर कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE देखनी पड़ती है आपको, एफिशिएंसी इन यूजिंग टोटल कैपिटल, ये हो गया। ROI हो गया। शुड आइडियल 15% मेजर्स इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, कि वो कंपनी इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दे रही है पर ईयर। इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं सब रेशियोज़ को आपको ध्यान रखना है, और इन सब को चेक करने के बाद ही आप किसी भी स्टॉक में पैसा डालें, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे होती है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में समझाता हूँ आपको क्या होती है। जैसा कि किसी भी कंपनी की पूरी इनकम को ही वैल्यूएशन कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे आप कोई सब्ज़ी खरीदने गए, तो एक टमाटर हो गया समझ लीजिए 2 रुपये का, 1 किलो टमाटर हो गया आपका 10 रुपये का। लेकिन अगर आप पूरा उसका जितने ठेले पे जितना पूरा टमाटर, अगर वो पूरा अगर आप जोड़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं वैल्यूएशन। मतलब वैल्यूएशन ऑफ देयर प्रोडक्ट कितनी है, उनकी पूरी वैल्यूएशन, किसी कंपनी की पूरी कैपिटल को ही वैल्यूएशन कहते हैं। तो कंपेयर इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू वही होती है उसकी ट्रू प्राइस, और मार्केट प्राइस जितने पे वो चल रही है। और इफ़ इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है मार्केट वैल्यू, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड। इफ़ इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ लेस देन मार्केट प्राइस, स्टॉक्स इज़ ओवर वैल्यूड। अवॉइड और सेल। और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन देखना पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखनी पड़ती है, ग्लोबल मार्केट कंडीशन देखनी पड़ती है, इन सब। और आपके इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं, टैरिफ्स कितनी लग रही हैं, और आपके घर में कितने इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जहाँ पे आपकी मेन कंपनी या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किए हैं, इन सब को देखने के बाद ही आपकी फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होती है। और इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद ही आपको किसी स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इतने अच्छे समझाया हूँ, इन सब पॉइंट्स को आप लोग अपने स्टॉक्सों में करके देखिएगा, और जो स्टॉक्स आपको अच्छा लगे उन्हीं स्टॉक्स में आप अपना पैसा डालिएगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। वरना इनमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो भी कम ही होगा। तो ये हो गई हमारी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल आपको यूज़ क्यों करनी चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ एज अ ट्रेडर, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ एज अ इन्वेस्टर। जैसे कि आप बड़े इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो आपको फंडामेंटल इज़ मोस्ट यूज़फुल, हेल्प टू पिक स्ट्रॉन्ग कंपनीज फॉर ईयर्स।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे और स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को रखने की क्षमता देगी सालों के लिए। अगर आप ट्रेडर्स हैं, कैन यूज़ फंडामेंटल एनालिसिस टू चूज स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बट रियली मोर देन टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्शन में टेक्निकल एनालिसिस देखी जाती है, लेकिन अगर आप समझ लीजिए इंट्राडे कर रहे हैं या फिर आप क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत काम आता है। वो वहाँ पे भी आपको स्टॉक परचेज़ करने में और चूज़ करने में आसानी होती है। फंडामेंटल एनालिसिस यही काम देता है। तो ये हो गया आपको, पहले ये मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल क्यों यूज़ करने चाहिए। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे समझ लीजिए आपको इन्फोसिस, आप नाम सुने होंगे कंपनी का, आपने कंपनी खोली, कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, आपने देख रहा है कि उस कंपनी में, इन्फोसिस में लगातार ग्रोथ हो रही है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। और दूसरा पॉइंट हो गया उसके ऊपर लो डेट है, मतलब उसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा कम है। तीसरा हो गया स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ है। तीसरा ये पॉइंट है कि बहुत सालों से एक अच्छा ब्रांड है और उसकी अच्छी मार्केटिंग है और ग्लोबल इंडस्ट्री में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो ये सारे पॉइंट्स मिल के आपको बताते हैं कि इन्फोसिस की स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझा दिया कि फंडामेंटल होता क्या है, उसकी एग्जांपल्स, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो थैंक यू गाइस। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। अपने विचार देना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। हमारी पिछली भी वीडियोज़ को देखते रहिएगा और आगे भी हम आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी तरीके से लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। कम विजिट सून।